हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में अब तक हम लोगों ने प्री मेंडेलियन एरा एंड मेंडेलियन एरा के सेक्शंस को कंप्लीट कर लिया है। मेंडेलियन एरा में हम लोगों ने जो आखिरी टॉपिक पढ़ा था दैट वाज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि कैसे मेंडल ने अपने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट के आधार पे जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज किए थे। पोस्ट मेंडेलियन एरा भी हम लोग पढ़ चुके हैं, पोस्ट मेंडेलियन की शुरुआत कर चुके हैं एंड पोस्ट मेंडेलियन एरा में हम लोग जो फर्स्ट फेज था दैट इज़ जीन इंट्रैक्शन की बात हम लोगों ने की थी कि जीन्स आपस में इंट्रैक्ट करते हैं और कुछ ऐसे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं जो मेंडेलियन रिजल्ट से कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं। और जीन इंट्रैक्शन को हम लोगों ने बच्चों दो सबसेक्शंस में डिवाइड किया था, इंटरजेनिक इंट्रैक्शन एंड इंट्राजेनिक इंट्रैक्शन। इंट्राजेनिक इंट्रैक्शन के अंदर जो हम लोगों ने फेनोमेनास देखे वो सारे लिमिटेशंस थे लॉ ऑफ डोमिनेंस के, जहाँ पे हमारी बात हुई थी प्लियोट्रॉपी की। उसके अलावा हम लोगों ने मल्टीपलरिज्म का केस देखा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस देखा, कोडोमिनेंस का केस देखा। और वही हम लोगों ने बच्चों इंटरजेनिक इंट्रैक्शन में जहाँ पे दो अलग अलग जीन्स आपस में इंट्रैक्ट करके मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट्स को चैलेंज करते हैं, यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के रिजल्ट्स को चैलेंज करते हैं, वहीं पे हम लोगों ने फेनोमेना देखे जैसे एपिस्टैसिस, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इन सब फेनोमेना को स्टडी करने के बाद अब हम लोग चलते हैं पोस्ट मेंडेलियन एरा के दूसरे फेज़ में, जहाँ पे ये तो हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे कोट कर लिए जहाँ पे मेंडलिज्म अप्लाई नहीं होती है। तो बाद में जब डेवलपमेंट्स हुई बायोलॉजी के अंदर और साइंटिस्ट लोगों ने पता करना चाहा कि क्या क्या व्हाई इट इज़ देयर दैट कि जो मेंडलिज्म है इट इज़ नॉट अप्लाइड एवरीवेयर, तो एक इसका पॉसिबल एक्सप्लेनेशन आया दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज। और पोस्ट मेंडेलियन एरा के जो सेकेंड फेज़ में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं वहाँ पे हम लोग ज़्यादा डिटेल में इसी लिंकेज टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर गोइंग अहेड, लिंकेज को डिस्कस करने से पहले हम लोग एक और थ्योरी डिस्कस करेंगे यहाँ पे, दैट इज़ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सो आज हम लोग देखने वाले हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब बात करें अगर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की, तो आपको याद होगा जब मेंडलिज्म की शुरुआत हुई थी और हम लोगों ने मेंडेलियन लॉज ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ना स्टार्ट किया था, तो वहीं पे हमारी बात हुई थी कि मेंडल का ये मानना था कि कैरेक्टर्स को कंट्रोल किया जाता है यूनिट फैक्टर के द्वारा, और यही जो यूनिट फैक्टर होते हैं वो हर इंडिविजुअल के अंदर पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। बट कैरेक्टर्स कंट्रोल होते हैं यूनिट फैक्टर के द्वारा, ऐसा बताया गया था मेंडल के द्वारा। बट बाद में सटन एंड बोवेरी ये दोनों आए और उन्होंने कहा कि कैरेक्टर्स को कंट्रोल यूनिट फैक्टर यानी कि जीन तो करते हैं, बट ये जो यूनिट फैक्टर है वो प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, एंड इट इज़ द क्रोमोसोम विच इज़ प्रेजेंट इन द पेयर्ड फॉर्म एंड it segregates and assorts independently during gamete formation. So let us write down this information. According to Mendel, characters are controlled by unit factor. तो मेंडल के अकॉर्डिंग कैरेक्टर्स कंट्रोल कौन करते हैं? यूनिट फैक्टर। ये किनका मानना था? मेंडल का मानना था। और इनका ये भी मानना था कि ये यूनिट फैक्टर जो होते हैं वो पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, बट ये जो यूनिट फैक्टर्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर। तो सबसे पहले तो सटन एंड बोवेरी ने ये बात कही कि ये जो यूनिट फैक्टर होते हैं वो क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, एंड इट इज द क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर्ड फॉर्म and they segregate and assort independently.
तो ये बातें किसने कही? कैरेक्टर्स कंट्रोल होते हैं यूनिट फैक्टर के द्वारा, और ये सबसे पहले कहा था मेंडल ने। लेकिन ये जो यूनिट फैक्टर है ये प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम के ऊपर, ये कहा किसने बच्चों? सटन एंड बोवेरी ने। और सटन एंड बोवेरी ने जब ये पॉइंट एक्सप्लेन किया कि कैरेक्टर्स यूनिट फैक्टर की जगह क्रोमोसोम से कंट्रोल होते हैं, तो उन्होंने तर्क क्या दिया? उन्होंने कुछ पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटीज ड्रॉ की बिटवीन जीन्स एंड क्रोमोसोम्स, या फिर यूनिट फैक्टर एंड क्रोमोसोम्स। तो ये जो पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी थी, बेसिकली दे प्रपोज्ड 3 टाइप्स ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन जीन्स एंड क्रोमोसोम, एंड वही जो तीनों पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी है बिटवीन जीन्स एंड क्रोमोसोम, टुडे वी कॉल देम एज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो जीन्स और क्रोमोसोम के बीच में ये जो पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी है बच्चों, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहला पॉइंट, जस्ट लाइक जीन्स, क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं पेयर्ड फॉर्म में, या फिर लाइक यूनिट फैक्टर्स, क्रोमोसोम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन पेयर्ड फॉर्म। तो ये सबसे पहली पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी है बिटवीन जीन्स एंड क्रोमोसोम्स, जो कि सटन एंड बोवेरी ने एस्टैब्लिश किया। सेकेंड, सटन एंड बोवेरी का यह भी मानना था कि जैसे यूनिट फैक्टर्स सेग्रीगेट होते हैं गैमीट फॉर्मेशन के दौरान, क्रोमोसोम्स का भी सेग्रीगेशन होता है। तो लाइक यूनिट फैक्टर्स, क्रोमोसोम्स ऑल्सो सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। तो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे यूनिट फैक्टर्स भी एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं, जैसे क्रोमोसोम्स भी सेग्रीगेट हो जाते हैं जैसे यूनिट फैक्टर का सेग्रीगेशन होता है। एंड थर्ड पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी दे ड्रॉ के, जो फर्टिलाइजेशन होती है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे यूनिट फैक्टर अपने पेयर्ड कंडीशन को रीस्टैब्लिश कर लेते हैं, क्रोमोसोम्स भी अपने पेयर्ड कंडीशन को रीस्टैब्लिश कर लेते हैं। सो लाइक यूनिट फैक्टर, क्रोमोसोम्स ऑल्सो paired condition after fertilization। तो ये जो 3 पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी थी बिटवीन जीन्स एंड क्रोमोसोम, दिस इज नोन एज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सो नाउ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को देखने के बाद नेक्स्ट वी विल मूव एंड स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज, और फिर हम लोग देखेंगे कि मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके कैसे लिंकेज के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया। बिफोर स्टडिंग लिंकेज, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर, दैट कि मेंडल का मानना था कि जो यूनिट फैक्टर होते हैं वो कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, और दूसरी बात सटन एंड बोवेरी ने क्या कही कि ये जो यूनिट फैक्टर यानी कि जीन्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, एंड इट इज़ द क्रोमोसोम्स नॉट द जीन्स दैट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली और सॉर्ट इंडिपेंडेंटली। तो जीन्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, ऐसा बताया किसने? सटन एंड बोवेरी ने। बट ये जो फिजिकल प्रूफ था, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था कि जीन क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ये सबसे पहली बार एक्सप्लेन किया मॉर्गन ने।
सो ये आप रखोगे अपने मेमोरी में, आगे के लिए अच्छा होगा। आप क्वेश्चंस बैंक सॉल्व करोगे तो वहाँ पे आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो नाउ लेट्स मूव अहेड एंड स्टार्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज। सो अगर हम बात करें क्रोमोसोम की, तो लेट्स से वी आर ड्राइंग अ क्रोमोसोम हेयर फॉर सिंप्लिसिटी। मैंने सिर्फ क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड यहाँ पे ड्रॉ किया है। सो अगर बात करें क्रोमोसोम्स की, तो क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं जीन्स। तो लेट्स से दिस इज जीन नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5. लेट मी राइट डाउन द नेम 1, 2, 3, 4, 5. सो जीन्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं लीनियर फैशन में। in a linear fashion, and all the genes which are present on a chromosome are representing one linkage group. तो सबसे पहला पॉइंट लिंकेज को समझने के कॉन्टेक्स्ट में आपको बच्चों ये याद रखना है कि क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं लीनियर फैशन में, और किसी भी एक क्रोमोसोम के ऊपर जितने भी जीन्स प्रेजेंट हैं, all those genes together represent a linkage group. So let me write this down. All the genes present on a chromosome represents a linkage group. So यहाँ पे हमने जो टोटल 5 जीन्स ड्रॉ की हैं, तो ये पांचों जीन यानी कि जीन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ऑल दिस 5 जीन आर रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल लिंकेज ग्रुप। यानी कि नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप की बात करें इन एन इंडिविजुअल, सो दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम। Number of chromosome in an organism or individual, और most probably we are taking it the haploid cell की हम लोग बात करते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म के हैप्लॉइड सेल के अंदर जितने भी क्रोमोसोम हैं उनको हम लोग हैप्लॉइड सेल के अंदर जितने भी क्रोमोसोम हैं वो उतने लिंकेज ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस, तो अगर हम लोग बात करें फीमेल्स की, तो फीमेल्स के अंदर वी विल राइट कि दे आर 23 लिंकेज ग्रुप्स इन फीमेल्स, एंड वही अगर मेल्स की बात करें तो मेल्स के अंदर 24 लिंकेज ग्रुप्स आर देयर। सो टोटल नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इन इंडिविजुअल इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इट्स हैप्लॉइड सेल। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा कि जीन्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर एक लीनियर फैशन में, और जितने भी जीन्स एक क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हैं, ऑल दोज जीन्स रिप्रेजेंट अ सिंगल लिंकेज ग्रुप। एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इज कि ये जो जीन्स एक क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हैं, इनकी टेंडेंसी होती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन साथ साथ जाने की। So they have the tendency to sort together, and they have the tendency to move from one generation to another generation together. और ये जो साथ रहने की टेंडेंसी होती है एक जीन के ऊपर जितने भी क्रोमोसोम्स और एक क्रोमोसोम के ऊपर जितने भी जीन्स हैं, इन सारे जीन्स की टेंडेंसी होती है साथ रहने की, और यही जो साथ रहने की टेंडेंसी है इन जीन की, इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों लिंकेज। सो इस पॉइंट को भी हम लोग मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे। So genes present on the chromosome that is we are talking about linkage group। एक linkage group के अंदर जितने भी genes हैं has tendency to stay together।
एंड सॉरी। तो ये जो साथ साथ मूव करने की टेंडेंसी है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिंकेज। द टेंडेंसी ऑफ जीन टू स्टे टुगेदर इज नोन एज, यही जो जीन्स की साथ रहने की टेंडेंसी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिंकेज कहते हैं। तो बच्चों लेट अस रिकॉल कि हमने क्या पढ़ा कि जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं लीनियर फैशन में, और जितने भी जीन्स एक क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट हैं, ऑल दोज जीन्स रिप्रेजेंट अ लिंकेज ग्रुप। तो किसी भी इंडिविजुअल के अंदर अगर आपसे पूछा जाए कितने लिंकेज ग्रुप है, तो आपको उस इंडिविजुअल के एक हैप्लॉइड सेल को लेना है और उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को काउंट करना है। जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स किसी हैप्लॉइड इंडिविजुअल या किसी भी इंडिविजुअल के हैप्लॉइड सेल में होगा, उतने ही लिंकेज ग्रुप उसका आंसर होगा। फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स के अंदर 22 ऑटोसोम्स के साथ एक एक्स क्रोमोसोम होता है, इसीलिए ह्यूमन फीमेल्स हैव 23 लिंकेज ग्रुप्स। लेकिन वही अगर बात करें ह्यूमन मेल्स की, तो ह्यूमन मेल के अंदर फर्स्ट ऑफ द पॉसिबिलिटी इज़ कि 22 ऑटोसोम्स के साथ एक एक्स क्रोमोसोम एंड 22 ऑटोसोम्स के साथ एक वाई क्रोमोसोम। सो इसीलिए हम लोग ह्यूमंस में, मेल्स में बोल देते हैं कि देयर इज़ 24 लिंकेज ग्रुप। और ये जो लिंक्ड जीन्स होते हैं, यानी कि एक क्रोमोसोम के ऊपर जितने भी जीन्स प्रेजेंट हैं, इनकी जो टेंडेंसी होती है वो क्या होती है बच्चों, कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन साथ साथ जाए, यानी कि हमेशा दे हैव द टेंडेंसी टू स्टे टुगेदर। एंड यही जो टेंडेंसी है इनकी साथ साथ रहने की, इसी को हम लोग कहते हैं लिंकेज। नाउ देयर इज़ अ टूल इन बायोलॉजी जिनके द्वारा इन लिंक्ड जीन को आपस से एक दूसरे से सेपरेट किया जा सकता है, एंड दैट इज द क्रॉसिंग ओवर। सो लिंक्ड जीन कैन ऑल्सो बी सेपरेटेड बाय अ टूल कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। बच्चों आपको याद होगा क्लास 11th में हम लोगों ने होमोलोगस क्रोमोसोम का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और जब मियोसिस की बात हुई थी तो हम लोगों ने बात किया था कि सेल डिवीजन के अंदर पिकाइटिन स्टेज होता है, वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर को हम लोगों ने डिफाइन किया था, एक बार मैं रिमाइंड करा दूँ आपको, कि जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में जीन्स का एक्सचेंज होता है ड्यूरिंग पिकाइटिन स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, तो ये जो एक्सचेंज ऑफ जीन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम है दैट इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर की मदद से ये जो जीन्स प्रेजेंट है एक क्रोमोसोम के ऊपर, वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर ट्रांसफ़र हो सकते हैं, एंड इसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन आता है। तो लिंक जीन को सेपरेट करने का, इनको तो इनकी टेंडेंसी होती है साथ साथ रहने की, लेकिन इनको सेपरेट करने का एक जो टूल है दैट इज़ क्रॉसिंग ओवर। अब आगे चलते हैं और थोड़ा और डिटेल में स्टडी करते हैं लिंकेज के कॉन्सेप्ट को। थोड़ा हम लोग एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि लिंकेज या क्रॉसिंग ओवर होता कैसे है। जैसे कि लेट्स से कि ये हमने बनाया है क्रोमोसोम, इसके ऊपर हम लोगों ने जीन प्लेस किया लाइक A, B, C एंड D, एंड लेट्स से वी आर ड्राइंग इसी क्रोमोसोम का होमोलोगस पार्टनर। आपको पता है बच्चों कि किसी सेल के अंदर जो एक क्रोमोसोम की दूसरी कॉपी पाई जाती है उसको हम कहते हैं उसका होमोलोगस क्रोमोसोम। एंड होमोलोगस क्रोमोसोम 3 मायने में सिमिलर होती है। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया इस चीज़ को कि पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर, नंबर ऑफ जीन एंड द लोकेशन ऑफ जीन। तो जैसा जीन इस क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, इसके होमोलोगस पार्टनर पे भी एग्जैक्टली वैसे ही जीन प्रेजेंट होंगे, बट देयर माइट बी डिफरेंस कि एलील्स अलग अलग हो। एलील्स को भी बच्चों हम लोगों ने पिछले क्लास में डिफाइन किया है। किसी एक ही जीन के जो दूसरे फॉर्म होते हैं उसको हम लोग कहते हैं एलील्स। अभी जस्ट हम लोगों ने मल्टीपल एलिज्म का केस देखा, तो लेट्स से कि ये यही सारी जीन्स प्रेजेंट हैं यहाँ पे इस क्रोमोसोम के ऊपर, बट दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रिसेसिव फॉर्म। नाउ जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो उसके बाद सिनेरियो कुछ ऐसा भी हो सकता है बच्चों, अगर जीन्स इनके बीच में आपस में एक्सचेंज हो गई
लेट्स से यहाँ पे हम लोगों ने क्रॉसिंग ओवर दिखाया है, एक्सचेंज दिखाया है जीन बी और जीन डी का। तो आप देख सकते हो कि क्रॉसिंग ओवर से नया कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस होता है। तो लिंक्ड जीन हैज़ द टेंडेंसी टू स्टे टुगेदर एंड पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन एंड टुगेदर, साथ साथ जाने की टेंडेंसी होती है। बट क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है बच्चों? क्रॉसिंग ओवर से ये जो जीन्स हैं ये एक दूसरे से सेपरेट हो सकती है। अब बात करें अगर स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज की, तो लिंकेज जीन्स के बीच में जितनी कम दूरी होगी उनके बीच का लिंकेज उतना ही स्ट्रांग होगा, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन। यानी कि जीन्स के बीच में दूरी जितनी कम, उन जीन्स के बीच में लिंकेज की स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा। कई बार स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज को हम लोग क्रोमोसोम के एज से भी रिलेट कर सकते हैं। ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो। सो लिंकेज का डायरेक्ट रिलेशन है क्रोमोसोम के एज से। क्रोमोसोम जितना पुराना ही होगा, उनके ऊपर जो जीन्स प्रेजेंट है या फिर उनके जो सेपरेट होने की टेंडेंसी है उतनी कम होगी। दूसरी बात, जीन्स के बीच में लिंकेज जितना ज़्यादा होगा, क्रॉसिंग ओवर की प्रोबेबिलिटी उतनी ही कम होगी। और अगर क्रॉसिंग ओवर की प्रोबेबिलिटी कम है, यानी कि प्रोजेनी के अंदर रिकॉम्बिनेशन होने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही कम, यानी कि लिंकेज का स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा तो स्ट्रेंथ या परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन इन द प्रोजेनी विल बी लेसर। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने बात की क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की और वहीं डिस्कस किया लिंकेज के बारे में। अगले क्लास में हम लोग लिंकेज के बारे में और थोड़ा डिस्कस करेंगे, इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मॉर्गन्स के ड्रोसोफिला एक्सपेरिमेंट के बारे में डील करेंगे।